12 की ज्योग्राफी के इस क्लास में जो है आज आपको जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान, तकनीकी या प्रौद्योगिकी की भूमिकाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए तकनीकी क्या है, जनसंख्या वृद्धि में तकनीकी की क्या भूमिका है, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिकाएं हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी ने मानवीय और प्राणीय ऊर्जा के स्थान पर भाप के इंजन को ऊर्जा के रूप में स्थापित कर दिया। तकनीकी तो है भाप का इंजन बनाना, पहले जो मेहनत करते थे उससे जो है ऊर्जा आती थी, लेकिन आज इसके साथ ही आगे चलकर जल एवं पवन ऊर्जा के रूप में भी उपलब्ध हो गए। तो जल ऊर्जा क्या हुआ, ये भी तकनीकी है, विज्ञान की देन है। वरना कौन जानता था कि जल से ऊर्जा हमें मिल सकती है और तमाम कार्य हम कर सकते हैं। पवन से हम क्या जानते थे कि हम पवन से कौन सा कार्य करते हैं। तो तकनीकी की ही तो देन है। पवन के द्वारा देखिए आज जो है प्लांट, बिजली के प्लांट बहुत सारे लग चुके हैं पवन ऊर्जा के द्वारा, पवन चक्की के द्वारा उससे ऊर्जा मिलती है, लाइट पैदा होता है हवाओं से। तो ये तकनीकी की तो देन है, और किसकी देन है, विज्ञान की ही तो देन है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिकाएं जनसंख्या वृद्धि में देखिए किस तरह से सहायक हो रही हैं। यांत्रिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों के विकास से कृषि के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई। कृषि का विकास हुआ, औद्योगों में विकास हुआ, इससे भी जनसंख्या को बढ़ावा मिल गया। कृषि का विकास हुआ और जो है जनसंख्या का और बढ़ावा मिल गया। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हुआ, विज्ञान की देन है, तकनीकी की देन है कि चिकित्सा सुविधा में तमाम सुधार हो गए, जिससे महामारी खत्म हो गया, बहुत सारे संक्रमण के रोग खत्म हो गए और टीकाकरण फिर चालू हो गया। इसके कारण जो है अनावश्यक जो है बच्चों की मृत्यु रुक गई, असुविधाएं मिल जाने के कारण। तो तकनीकी की देन रही, टेक्नोलॉजी की ही देन रही कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ, जिससे जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ में बढ़ा, काफी हद तक बढ़ा और मृत्यु दर में गिरावट आ गई। पहले क्या था, तकनीकी नहीं थी, विज्ञान नहीं था, तो स्वास्थ्य सुविधा उतना बेहतर मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मृत्यु दर अधिक होती थी और पॉपुलेशन ग्रोथ उतना बढ़ नहीं रहा था, यानी जनसंख्या वृद्धि में इजाफा नहीं हो रहा था। लेकिन आज जनसंख्या वृद्धि में इजाफा बहुत गुणात्मक दर से हो रहा है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिकाएं उसमें अत्यधिक है। और जब तकनीकी नहीं थी, विज्ञान नहीं था, तो तमाम घातक बीमारियों के द्वारा बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाया करते थे। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। इसके बाद विश्व जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि, जैसे मानव का विकास जब से हुआ और आज तक की अगर हम बात करते हैं, तो शुरुआती अगर हम बात करें शुरुआती दौर में तो जनसंख्या बहुत कम थी, जनसंख्या बहुत कम थी। लेकिन आज तमाम टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के कारण, तकनीकी बढ़ जाने के कारण हर चीज का विकास हुआ। समाज के क्षेत्र में विकास, सामाजिक विकास हो गया, लोगों का आर्थिक विकास हुआ, तमाम राजनीतिक विकास हुआ। तो इस तरह से इन विकासों के हो जाने से जनसंख्या में इजाफा होता चला गया, बढ़ोतरी हो गई। तो विश्व की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई, गुणात्मक दर से बढ़ गई, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, इस रफ्तार से बढ़ी। ये गुणात्मक वृद्धि हुई जनसंख्या में, किसकी वजह से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से।
मानव जनसंख्या को प्रारंभ में यानी शुरुआत में 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लगे थे। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था? 10 लाख वर्ष से अधिक लगा था 1 करोड़ जनसंख्या होने में पूरे विश्व में। वहीं 200 करोड़ से 400 करोड़ होने में क्रमशः 80 वर्ष लगा। 1 करोड़ होने में देखिए 10 लाख से अधिक वर्ष लगा था, लेकिन 200 से 400 करोड़ होने में कितना समय लगा? 80 वर्ष 45 वर्ष ही लगे। यानी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ा। वहीं 5 से 6 अरब होने में मात्र केवल 12 साल ही लगे। इतनी गति से तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ा। इसका कारण क्या रहा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तकनीकी। तो जननांगीय संक्रमण की अवस्था, इसके बाद हम जानते हैं जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था क्या है। इस सिद्धांत जो है, ये थ्योरी जो है, उसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। पूर्वानुमान क्या है कि पहले से हमें जानकारी लगा लेना कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यानी पहले से उसकी जानकारी जुटा लेना ही पूर्वानुमान कहलाता है। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार जब समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय क्षेत्रों में, औद्योगिकीय क्षेत्रों में और साक्षर बनता है, तब किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च दर और मृत्यु दर में निम्न जन्म दर व मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाती है, बदल जाता है। यानी मृत्यु दर क्या होता है? कम हो जाता है। मृत्यु दर कम हो जाता है और जन्म दर बढ़ जाता है। किस वजह से? विज्ञान की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से, तकनीकी की वजह से। ये सभी परिवर्तन कुछ अवस्थाओं में होते हैं। एक परिवर्तन जो हुआ जनसंख्या का कि पहले शुरुआती में जो है 1 करोड़ जनसंख्या होने में 10 लाख वर्ष लग गए, उसके बाद तो फिर बहुत तेजी के साथ बढ़े। तो अवस्थाएं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र के रूप में हम जानते भी हैं। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। जननांगीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में देखिए क्या हुआ कि प्रथम अवस्था में अधिकांश लोग कृषि कार्य में जुड़ गए थे, जिसके कारण अशिक्षा, प्रौद्योगिकी निम्न स्तर का था, जनसंख्या वृद्धि धीमी थी, जीवन प्रत्याशा बहुत कम पाई जाती थी। साथ ही बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता था कि परिवार ही संपत्ति है, हमारा परिवार ही हमारी संपत्ति है, ऐसा माना जाता था। कब? शुरुआती दौर में, प्रथम स्टेज में। उच्च प्रजनन दर था उस समय एवं उच्च मृत्यु दर इनको प्रमुख विशेषता थी। किस प्रथम अवस्था की जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की ये सभी विशेषताएं हैं कि इनका प्रजनन दर अधिक था, मृत्यु दर अधिक था। ये मुख्य विशेषता थी जो भोजन की आपूर्ति की कमी एवं महामारी के कारण भी उत्पन्न होती थी। भोजन की कमी होने के कारण वे मर जाते थे भूखे प्यासे। 200 वर्ष पूर्व विश्व के लगभग सभी देश इसी अवस्था में थे। किस अवस्था में थे? प्रथम अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में थे। उसके बाद द्वितीय अवस्था आया जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की। द्वितीय अवस्था में क्या बातें हुई? द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती थी तथा समय के साथ फिर घटती गई। शुरुआती दौर में तो द्वितीय में भी उच्च थी, लेकिन धीरे धीरे अब जनसंख्या घट रही थी। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार धीरे धीरे हुआ लोगों के अंदर और मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आई। परिणाम क्या हुआ कि जन्म दर अधिक हो गया तथा मृत्यु दर कम होने लगा और जनसंख्या की वृद्धि हमें तेजी के साथ दिखाई देने लगी। वर्तमान में इस अवस्था में विश्व अधिकांश विकासशील देशों को हम देख सकते हैं। विश्व विकासशील देशों से इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ? तृतीय अवस्था में। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित एवं नगरीय हो जाती थी। थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या अशिक्षित थी, कुछ नहीं उसे
जानकारी था। द्वितीय अवस्था में उसका थोड़ा सा विकास हुआ और तृतीय अवस्था में तकनीकी और प्रौद्योगिकी का और अधिक विकास हो गया। मृत्यु दर बहुत ही कम हो गया, जनसंख्या इसलिए और अधिक बढ़ गई, जनसंख्या का विस्तार हो गया। इस तरह से जो है जननांगीय संक्रमण की सिद्धांत की अवस्थाएं ये हमें बताती हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास होता हो गया वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि दर जो है भी बढ़ती गई। अब आइए इसके बाद जो है जनसंख्या नियंत्रण के हम उपाय देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण एक आज गंभीर चुनौती है विश्व के सामने, खास करके चीन जैसे देश के सामने, भारत जैसे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या। इसलिए पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए उपाय भी आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की भूमिका हम तय कर लें। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। तो अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम जनसंख्या नियंत्रित कर लेंगे। और क्या है उसके बाद परिवार नियोजन के तमाम कार्यक्रम चलते हैं। दूसरा परिवार नियोजन, यानी परिवार को नियोजित करना, परिवार को नियोजित करना। तो ये परिवार नियोजन के अंतर्गत हम अपने परिवार को विस्तार न दे करके छोटा परिवार, सुखी परिवार के मंत्र पर चलते हैं और जो है अपना विकास करते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण होता है परिवार नियोजन के द्वारा। और उपाय हैं अधिक में शादी करना, अधिक यानी बहुत छोटी उम्र पर शादी ना किया जाए, बड़े उम्र पर हो जाए, एक तभी शादी करिए, वरना छोटी उम्र पे शादी करने से जो है बच्चों की संख्या की वृद्धि हो जाएगी, परिवार हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह तमाम और बहुत सारे अन्य उपाय भी हैं। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। तो आज के इस क्लास में जो है आज आपका चैप्टर का अंत है और अगले इसी चैप्टर में अगले क्लास में आपको कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।